स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल था 2019 जब CBI ने भारत में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई। इस यूनिट का नाम था ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन यूनिट। इस यूनिट को बनाया इसलिए गया था जिससे कि भारत के अंदर चल रहे जो CSAM है, ऑनलाइन CSAM यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल या फिर कहें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है उस पर रोक लगाई जाए, उसे पकड़ा जाए, ऐसे केसेस जो हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2019 में ये जो यूनिट थी वो बनती है, लेकिन एक साल गुजरता है और एक साल के बाद ही 2020 में इंटरपोल की तरफ से, इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से CBI को एक टिप दी जाती है और ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे वीडियोस डार्क वेब पर देखे गए हैं और डार्क वेब पर वो वीडियोस जो हैं वो बिक रहे हैं, जिनमें उन वीडियोस के अंदर भारतीय बच्चों को देखा जा सकता है। यही वो पॉइंट था जिसके बाद खुलासा हुआ देश के सबसे बड़े चाइल्ड पॉर्न रैकेट का। आज आपको बताएंगे इंडियाज़ एप्स्टीन फाइल कहे जाने वाले बांदा हॉरर केस के बारे में। डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे 10 सालों तक 33 बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता रहा, कैसे एक जूनियर इंजीनियर, इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक जूनियर इंजीनियर, कैसे उसने डार्क वेब के ज़रिए करीबन 2 लाख से ज़्यादा वीडियोज़ 47 देशों में सर्कुलेट किए दुनिया भर के, और आखिरकार कैसे इस घिनौने अपराध को, इस घिनौने रैकेट को पकड़ा गया, इसका अंत हुआ। शुरुआत से अंत तक इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना, अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है IAS IPS बन के देश की तरक्की उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ आपके लिए हमेशा हाजिर है, मौजूद है। इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सारे कोर्सेज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो भी आपके कोर्सेज़ हैं वो दिखते हैं। उन्हें परचेज़ करने के लिए, बड़ा डिस्काउंट उस पर पाने के लिए VJ Live ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। VJ Live कोड लगाइए, अपनी तैयारी को आप मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो शुरुआत होती है साल 1976 से। साल 1976 जब बांदा के पास, उत्तर प्रदेश के बांदा के पास नारायणी एक टाउन है, इसी जगह पर राम भवन सिंह का जन्म होता है। राम भवन सिंह दरअसल यहाँ पे जिस परिवार में जन्मा था, इसके पिताजी जो थे चुन्ना लाल जिनका नाम था, वो एक राजमिस्त्री हुआ करते थे। आसपास के लोगों में काफ़ी उनका नाम था। काफ़ी सारे अलग अलग जो स्तंभ थे धार्मिक स्थलों के, वो सब भी बनाया करते थे। तो इनके घर पे ये राम भवन जो था, इसका 1976 में जन्म होता है। राम भवन करीबन जब बड़ा हुआ, इसकी स्कूली शिक्षा जो थी वो यहीं से हुई, बांदा से। और उसके बाद में 1990s का, मिड 1990s का दौर बताया जाता है, जब इसने हाई स्कूल कंप्लीट किया और उसके बाद बांदा के पास ही एक टाउन है अटारा जिसका नाम, तो अटारा टाउन में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे गया था। कॉलेज की पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, इस बीच में उसकी डिग्री उसने कंप्लीट की, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद में गवर्नमेंट परीक्षाओं की, जो सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी करने लगता है। अब यही वो समय था, ये करीबन समय बताया जाता है 2006 और 8 के बीच का, जब इसने सरकारी एग्ज़ाम की तैयारियाँ करना शुरू की। अपना जो खर्चे थे उसको निकालने के लिए यहाँ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते साथ ही साथ ये बांदा पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें रहीं राम भवन सिंह के साथ में। साल 2008 के आसपास की ये बात बताई जाती है, जब वो ट्यूशन पढ़ाता था। यही वो पॉइंट था जब पहला एक केस सामने आता है। साल 2008 में जिस लड़के को ये ट्यूशन पढ़ाता था, उसने अपने माँ बाप से शिकायत की कि उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो उसका टीचर है राम भवन सिंह, उसके द्वारा। यहाँ पे सीधे जो लड़के के माँ बाप थे उस बच्चे के, वो राम भवन सिंह के पिता के पास, चुन्ना लाल जी के पास पहुँचते हैं। उनसे ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, हम इसकी शिकायत करेंगे, और डांट डपट करते हैं इसकी राम भवन सिंह की। यहाँ पे चुन्ना लाल जो थे, इन्होंने एक तरह से एक डर दिखाते हुए कि हमारी बदनामी होगी, समाज में इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, पुलिस के पास अगर आप जाएंगे तो इस लड़के का करियर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये जो लड़का है जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें दिखाते हुए, रिश्तों के प्रेशर के चलते, ये सब चीज़ों के चलते, राम भवन सिंह की शिकायत जो थी उस परिवार ने, उस पेरेंट ने, जिसके बच्चे को इसने एक्सप्लॉइट किया था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, उसके पेरेंट्स ने ये शिकायत उसकी जो थी वो पुलिस में नहीं की। चुन्ना लाल जो थे, जो राम भवन के पिताजी थे, वो यहीं से बहुत चिंता में आ गए थे इसको लेकर के, इसका ये जो बिहेवियर है ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो उन्होंने यहीं से सोचना शुरू कर दिया था कि इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि ये बदल जाए, इसमें कुछ बदलाव हो। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही जल्दी उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, उसकी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं।
अगले ही साल 2009 में राम भवन की दुर्गावती से शादी करा दी जाती है। एक लड़की ढूंढी जाती है, उससे इसकी शादी करा दी गई। पिता ने सोचा था कि ये शादी जो है इसमें बदलाव लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो साल आया 2009 जिसमें इसकी शादी हुई, इसी साल उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया कि जिन सरकारी एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहा था उनमें से एक एग्ज़ाम निकलता है और उसके बाद में राम भवन सिंह उत्तर प्रदेश के इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक जूनियर इंजीनियर के पद पर उसको नौकरी मिल जाती है। अब ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी जो थी वो मिल गई, काफ़ी समय से जिसकी तैयारी कर रहा था। इस नौकरी के चलते राम भवन चित्रकूट शिफ्ट हो जाता है। चित्रकूट में जाके यहाँ पे एक 2 रूम का एक घर था, 2 BHK टाइप का एक घर था, उसको लेता है। करीबन 6,000 रुपये किराया था। उसके ऑफिस से नज़दीक ये घर हुआ करता था। यहाँ पे रहना शुरू कर देता है। हालांकि एक और बात सामने आती है कि शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को यानी दुर्गावती को साथ में ये नहीं ले गया था, अकेला वहाँ पे जाके रहता था। खैर अगला साल आया 2010। 2010 में ये जो लैंडलॉर्ड थे जिसके घर में ये रहता था, काकू सिंह जिनका नाम था, उनके पास में एक आसपास का एक कपल पहुंचता है। उस कपल ने शिकायत की, उस पेरेंट ने, कि उनके बेटे को राम भवन सिंह ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है, उसे हैरेस किया है। ये बातें जब सामने आई तो काकू सिंह जो ओनर थे उन्होंने तुरंत राम भवन को बुलाया, उससे कहा कि तुम ये घर खाली करोगे, और दूसरी चीज़ उन्होंने पेरेंट्स को भी कहा कि आप जो है इसकी शिकायत पुलिस में कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि पिछला जो 1 साल पहले का जो केस था उसमें इसके पिता ने रोक लिया था उन लोगों को पुलिस के पास जाने से। यहाँ पे जो ओनर था उसने खुद कहा कि आप इसकी शिकायत जो है वो पुलिस में करिए। लेकिन यहाँ अब गलती उन माँ बाप की रही। 2010 का ये जो केस रहा, इस समय बताया जाता है कि उन पेरेंट्स ने बदनामी के डर से, इस डर से कि उनका जो बच्चा है उसका नाम कहीं सामने ना आ जाए, सोसाइटी के प्रेशर के डर से, समाज के प्रेशर के, जो पड़ोसी थे उनके दबाव के डर से, कई एक भी शिकायत जो थी वो राम भवन की कहीं भी की नहीं, पुलिस के पास भी वो नहीं गई। ये जो केस था वो भी खैर आगे बढ़ गया, एक तरह से दबा दिया गया, दब गया। राम भवन को यहाँ से, इस घर से काकू सिंह के वो निकाल देते हैं, काकू सिंह, और कहते हैं कि कहीं और जाके घर ढूंढो। ये जाके एक और दूसरी जगह पर चित्रकूट में ही अपना रेंट पर एक घर लेता है, और वहाँ पे भी जाके 2011 ही आ चुका था। इस समय पर भी उसके ऊपर आसपास के पड़ोसियों के कई सारे आरोप जो थे वो सामने आते रहे। आरोप पड़ोसी लगाते रहे हैरेसमेंट के, कि बच्चों के साथ में कुछ गलत व्यवहार करता है, कुछ गलत चीज़ें कर रहा है। लगातार सबको पता था कि ये एक गलत आदमी है, लेकिन कभी भी वो जो कानूनी एक प्रक्रिया होती है, जो शिकायत होती है, वो किसी ने भी की नहीं। कानूनी रूप से कोई भी एक्शन जो था वो नहीं लिया गया, तमाम सारे एलिगेशंस के बावजूद। इन 3-4 सालों में, करीबन जब से इसकी जो 2-3 साल रहे, 2009 से 2011 आ चुका था, इन सालों के बीच में ये पैटर्न बन चुका था, और राम भवन सिंह भी ये देख चुका था कि जगह जगह जब भी ये इस तरह की चीज़ें करता है तो शोर होता है, लेकिन उसके बावजूद, उस शोर के बावजूद, उन आरोपों के एलिगेशंस के बावजूद, जो रिश्तों का डर है, जो डर है सोसाइटी का, पेरेंट्स की एक जो सोशल इज्जत का डर है, उन सब के चलते कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो एंड में हो जाता है और पुलिस तक ये बात जो है नहीं पहुंचती है। राम भवन को धीरे धीरे ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब ये जो वो करता है, इसे किस तरह से समाज को इससे एक्सप्लॉइट करना है और कैसे सिस्टम को इससे बीट करना है, उसे हराना है। अब अगला साल आता है, साल 2012। राम भवन ने, क्योंकि यहाँ पे भी इसको निकाल दिया गया था, तीसरी जगह जो केस हुआ उसके बाद इसको यहाँ से जब निकाल दिया गया उस घर से, तो अब ये चित्रकूट के अंदर, जो चित्रकूट में SDM कॉलोनी है, जो एक समय पर पहले सरकारी अफसरों की बस्ती हुआ करती थी, यहाँ पे सरकारी अफसर रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे कई जो नॉर्मल, जो बिना सरकारी जॉब के भी लोग हैं, वो भी यहाँ पे घर लेके रह सकते हैं। तो एक मिडिल क्लास परिवार जो हैं कई सारे, वो यहाँ पे रहते हैं। SDM कॉलोनी में अब ये एक घर रेंट पर लेता है। ये घर जो था एक लोकल डॉक्टर का था, इसके मालिक जो थे वो डॉक्टर हुआ करते थे। इस बीच में लगातार पिछले कई समय से, जब से केसेस इसके ऊपर लगते थे, तो इसकी भनक, क्योंकि इसके पिता चुन्ना लाल को भी पड़ती थी, और वो हमेशा ये चाहते थे कि इसका बिहेवियर कैसे ना कैसे करके बदल जाए, तो वो लगातार इसके ऊपर प्रेशर डाला करते थे कि अपनी वाइफ को जो है यहाँ से ले जाओ, जहाँ पे तुम नौकरी करते हो, जॉब करते हो, वहाँ पे अपनी वाइफ को भी ले जाके रखो अपने साथ में। तो वो उन्होंने लगातार इसको एक समय पर आके मजबूर कर दिया था कि अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ। शायद वो यही समझते थे कि जो गृहस्थी है उसके अंदर अगर ये इन्वॉल्व हो जाए, वाइफ को साथ में रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखेंगी, तो इसका जो बिहेवियर है वो बदलाव होगा उसके अंदर। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, साल 2014 आया और चुन्ना लाल जी की भी मौत हो जाती है। इस बीच में ये बताया जाता है कि चुन्ना लाल जी की मौत के आसपास ही ये जो शख्स था राम भवन, ये अपनी वाइफ दुर्गावती को भी लाके इसी SDM कॉलोनी वाले घर में अब साथ में रहने लगता है, उसके साथ में, वाइफ के साथ में यहाँ पे रहना शुरू कर देता है। फाइनली अब ये जो कपल था ये यहाँ पे रहता है। समय आगे बीता
कुछ ही महीनों के बाद में बताया जाता है कि एक जो दिनचर्या रही इसकी राम भवन की, वो ऐसी थी कि पड़ोसियों की नज़र में ये आदमी बहुत ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक तरह से एक बहुत ही परफेक्ट दिनचर्या वाला शख्स था। चुपचाप अपने काम से काम रखने वाला, ऑफिस जाने वाला, एक सरकारी जॉब थी उसके पास, जूनियर इंजीनियर था इरिगेशन डिपार्टमेंट में। सुबह 8 बजे करीबन अपनी बोलेरो से ऑफिस निकल जाता था, ड्राइवर उसके पास में था। ऑफिस निकलने के बाद बीच में दोपहर 2 बजे के आसपास लंच करने भी घर पे आता था और उसके बाद वापस से ऑफिस जाता। तो एक बिल्कुल, लोग कहते हैं कि जो एक क्लॉकवाइज रूटीन होता है, परफेक्ट फिक्स, कि इस समय पर ये काम करना है, इस तरह का रूटीन उसका लगता था। एक परफेक्ट एग्जाम्पल था वो लोगों के लिए उस समय। लेकिन एक और चीज़ थी जिसपे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान अब जाने लगा था। लोगों ने ये देखना शुरू किया कि उसके घर के बाहर, ये जो उसका घर था, 2 मंजिला करीबन इमारत थी वो, उसके घर के बाहर बहुत सारे जो बच्चे थे, लो इनकम फैमिलीज़ के, गरीब बच्चे जो आसपास रहते थे झोपड़पट्टियों में, ये सारे बच्चे उसके घर के बाहर खेला करते थे और वो इन सारे बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लेता था। लोग ये भी जानते थे कि आखिर ये बच्चे वहाँ क्यों जाते हैं। लोगों को ये पता था कि वहाँ पे वो इन बच्चों को एक तरह से उसने एक मिनी वंडरलैंड बना रखा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि अंदर वो यहाँ पे इन्हें मोबाइल फ़ोन्स देता है, उन्हें इंस्टाग्राम, उन्हें टिकटॉक चलाने देता है, टिकटॉक वीडियोस बनाने देता है, और साथ ही साथ उसने कई सारे गेम्स रखे हुए हैं, वीडियो गेम्स, चॉकलेट्स रखी हैं। तो वो सब इन बच्चों को, ये जो कपल है वो दिया करता है। कई सारे गेमिंग कंसोल उसके पास में हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे जाके गेम खेलते हैं, इस वजह से खुश रहते हैं और इनके घर पे जाने से कभी कतराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर के लोगों को पता थी, लेकिन असलियत ये थी कि गेम्स, चॉकलेट, पैसे, ये सब चीज़ें जो थी, वो जो लालच था इन बच्चों को देने का, ये सिर्फ एक बहाना था। असल में यहाँ पे राम भवन सिंह इन बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था, और इस कदर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इन बच्चों को कि आसपास की झोपड़पट्टियाँ जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ से बच्चे जितने भी हैं वो इसके घर में आते थे। बताया जाता है कई सारे इसके दोस्तों के भी बच्चे थे, वो भी यहाँ पे आते थे उस पूरे सेटअप को देखकर, गेमिंग सेटअप को, उन टिकटॉक चलाने के लिए फ़ोन मिलते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए, टिकटॉक वीडियोस बनानी है बच्चों को, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे यहाँ पे आया करते थे। और बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ वो इन बच्चों के साथ में एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, बल्कि इनके वीडियोस और फोटोज़ भी यहाँ पे लेता था। राम भवन सिंह ने अपने उस कमरे में ये स्पाई कैमरास क्यों लगाए थे, इसकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल ये साल 2014 और 15 के बीच की बात बताई जाती है, जब यही वो समय था जब राम भवन डार्क वेब के संपर्क में आता है। डार्क इंटरनेट, डार्क वेब, उससे इंट्रोड्यूस होता है। ये इस तरह की चीज़ है जो कि इंटरनेट का ही हिस्सा है, लेकिन बहुत ही एनोनिमस चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें एनोनिमस रहती हैं, आप चाहे कुछ भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और सारी की सारी गलत चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी बताया जाता है। नॉर्मल जो सर्च इंजन है वो इसमें इंडेक्स नहीं होते हैं, एक्सेस के लिए हाई रिस्क ब्राउज़र्स का यूज़ करना पड़ता है, और कई दुनिया भर के गलत काम जो हैं वो डार्क वेब पर किए जाते हैं, दुनिया भर की एजेंसी से छुपाते हैं, और इन्हीं डार्क वेब की चीज़ों को एजेंसीज जो हैं वो अब ट्रैक कर रही हैं, पकड़ती हैं। तो यही वो डार्क वेब था जिसके संपर्क में आता है साल 2014 और 15 के बीच में राम भवन सिंह। जब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इससे, डार्क वेब से, तो बताया जाता है कि इस तरह से हुआ था कि शुरुआत में फेसबुक या टेलीग्राम के कई सारे ऐसे चैनल्स या ग्रुप्स थे जिन पर, उन प्लेटफॉर्म्स पर ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के वीडियोज़ हैं या फिर मटीरियल है, उसे ऐसे चैनल्स के साथ जोड़ा था जो कि उसको शेयर किया करते थे बहुत ही सीक्रेट तरीके से। तो उन चैनल्स के थ्रू ही ये ऐसे ग्रुप से जुड़ा, फिर उन लोगों से जुड़ा, उसके बाद में इसकी डार्क वेब में एंट्री हुई थी। तो अब ये जो डार्क वेब में आया था यहाँ से, राम भवन सिंह ने अब तक जितना भी इसके पास CSAM था, यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल था, जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस थे जो इसने खुद शूट किए थे उन बच्चों के जिनको एक्सप्लॉइट करता था, उसे करेंसी की तरह यहाँ डार्क वेब पे जाके इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे करके इसने अपना फुटप्रिंट वहाँ बनाया। ग्लोबल जो दुनिया भर में जो पीडोफाइल्स हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया करते हैं, इस तरह का एक जुर्म, एक घिनौना अपराध करते हैं, ये सारे के सारे जो भी लोग डार्क वेब पर थे उनके साथ में अपना कनेक्शन बनाता है, मेलिंग लिस्ट के ज़रिए उनसे चैट करता है, उसके बाद में इनक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू उनके साथ में जो ट्रांजेक्शन्स थे, डील थी, वो करने लगता है। ये सारे वीडियोस दरअसल यहाँ से उन्हें शेयर करता था, उनसे एक मोटा जो पैसा था वो यहाँ पर लेता था। ये सारी चीज़ें कर रहा था लगातार, और धीरे धीरे करके जो एक्सक्लूसिव डार्क वेब के ऊपर जो क्राइम फोरम्स हैं उन तक भी अब इसने अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब करता कैसे था, ये जो राम भवन सिंह जो जूनियर इंजीनियर था। इसके पीछे रिपोर्ट्स में बताया जाता है इस बात के लिए कि
बच्चे जो हैं उनके स्टेटमेंट सामने आए और उनके अकॉर्डिंग उसके रूम में एक महंगा गेमिंग कंसोल था जहां वो वीडियो गेम्स जो थे वो खिलाता था बच्चों को। मोबाइल फ़ोन्स जो थे उनमें पबजी जो था वो डाउनलोडेड रहता था और पबजी बच्चों के लिए एक एडिक्शन का गेम था, वो उस समय पर लगातार आप सभी देखते थे। तो ये भी आगे चीज़ें सामने आई कि जब पबजी आया भारत में इंट्रोड्यूस हुआ तो पबजी भी उन्हें खिलाता था, कई सारे और गेम्स थे वो उन्हें खिलाता था। टिकटॉक वीडियोज़ जो थी उस समय कई पॉपुलर टिकटॉक वीडियो बनाने की जो होड़ थी वो लोगों में लगी थी, तो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए लोग जो बच्चे थे उनको फ़ोन दिया करता था। कई सारे इसने वहाँ पे अपने फ़ोन रखे हुए थे। ये सारे के सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें उन अपने घर में इस तरह के फैंसी आइटम्स, फैंसी मटेरियल जो थे वो नहीं मिलते थे, वो उन चीज़ों को प्राप्त वहाँ पे नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें किया करते थे और इससे लालच में वो लुभाता था उनको इन सारी चीज़ों से। दो बच्चे ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, एक बच्चा 6 साल का था, एक बच्चा 8 साल का था। इन दोनों ने स्टेटमेंट में अपने बताया कि रोज़ाना उसके घर पे जाया करते थे, अंकल कहकर ये बच्चे इसको बुलाते थे राम भवन सिंह को। रोज़ाना ये उसके घर पे जाते थे, पबजी खेलते, टिकटॉक बनाते थे और दुर्गावती जो थी यानी कि राम भवन सिंह की वाइफ, वो प्यार से इन बच्चों को खाना खिलाती थी, बिस्किट देती थी, चॉकलेट्स देती थी। यानी देखिए कि दोनों दंपति, मतलब ये जो कपल था राम भवन सिंह और दुर्गावती, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे। धीरे धीरे करके ये जो बच्चे थे इनकी फ़ीस जो थी स्कूल की वो भी भरता गया है। राम भवन सिंह कई बार ऐसा दिखता था सामने कि उनके माँ बाप को लालच देके, फीस भरने का लालच देके, कि जिससे कि उनकी नज़र में अच्छा बना रहे। तो इसने ये सारी चीज़ें की यहाँ पे इन बच्चों को फंसाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपना काम ये डार्क वेब पे चलाने के लिए, कि धीरे धीरे करके उनकी फ़ीस भी भरना इसने शुरू किया। उनके घर पैसे भेजने लगा, कई बार छोटे मोटे अमाउंट जो थे वो उनके घर पे भेज देता था। कभी किसी बच्चे को स्कूल की यूनिफॉर्म दिला दी, कभी किसी को छोटे छोटे गिफ्ट दे दिए बर्थडे पर उनके। इन सब के चलते पेरेंट्स जो थे उनको ये लगता था कि ये एक बहुत ही अच्छा आदमी है, और उसके लिए तो, उन लोगों के लिए तो ये एक तरह से सहारा भी था, क्योंकि जूनियर इंजीनियर था, वो सारे के सारे जो मजदूर थे वो वहाँ पे काम किया करते थे इसकी साइट्स पर। और यही इस पूरे केस का दूसरा पहलू भी था। इसने किस तरह से फ़ायदा उठाया अपने सरकारी रोल का, उस सरकारी नौकरी का, वो आप देखिए कि एक जूनियर इंजीनियर था इरीगेशन डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के। तो इसके कई सारे ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे राम भवन सिंह खुद प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करता था। और यहाँ पे भी उन प्रोजेक्ट्स के आसपास, उन साइट्स के आसपास जो मजदूर थे, जिनकी बस्तियाँ थीं, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों में उनके बच्चे रहा करते थे, तो उनको भी इसने लुभाना शुरू कर दिया था। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इसके घर के आसपास की लो इनकम फैमिलीज जो थी वहाँ से आया करते थे। एक तरह से ये जो अपनी साहिब वाला जो स्टेटस है सामने ये आता है कि ये उसका पूरी तरह से यहाँ फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि जो लेबर्स थे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे इसके ऊपर, उन्हें काम चाहिए था, मजदूर थे उन्हें काम चाहिए था। और अगर उनके साहब के घर पर उनके बच्चे उन मजदूरों के जा रहे हैं तो इसमें उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, जब तक उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं चल गई। तब तक तो किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उस घर में हो क्या रहा है। बड़ा सवाल ये भी आता है कि उन बच्चों ने कभी क्यों नहीं बताया, तो इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे कि आखिर ये क्या करता था। एसडीएम कॉलोनी का दूसरी चीज़ एक और ये भी है कि वो जो डुप्लेक्स था, वो डुप्लेक्स एक परफेक्ट मास्क की तरह इसके लिए बना हुआ था, क्योंकि एक तो बाहर से दिखता था कि भाई सरकारी आदमी का घर है, एक केयरफुली डिज़ाइंड फैक्ट्री अंदर वो बना हुआ है, अब्यूज़ किए किसी को भी नहीं पता था। घर के ऊपर जो ऊपर वाला कमरा था उसमें एक रूम ऐसा था जो कि इसने अपना प्राइवेट रूम बना रखा था, उसके अंदर एक डबल बेड था और साथ ही साथ गेमिंग कंसोल, लैपटॉप और हिडन कैमरास का जो सेट था वो भी यहीं पर बना हुआ था। करीबन 2012 से 2020 तक आप सोचिए 8 सालों तक ये उन बच्चों को 33 ऐसे बच्चे सामने आए जो कि कोर्ट जजमेंट में सामने आते हैं, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता रहता है, यहाँ तक कि पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स तक उन बच्चों के ऊपर किए गए हैं। इस दौरान स्ट्रैटेजिकली लगाए हुए जो भी इसके स्पाई कैमरास थे, इससे हर चीज़ वो रिकॉर्ड करता था, जो भी उन बच्चों के साथ कर रहा है सारी चीज़ रिकॉर्ड करता था। और अगर कोई बच्चा रेजिस्ट करता था, मना करता था या फिर कहता था कि मैं बाहर जाके ये बता दूंगा, तो ये उन्हें वो सारे वीडियोस दिखाकर, उस बच्चे के वीडियो दिखाकर उसे धमकाता था कि तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे माँ बाप को बदनाम कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें इसने उन बच्चों के साथ कही। सोचिए क्या उनके मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ा होगा। इस बीच में इतने साल तक ये जो इसकी वाइफ थी दुर्गावती, उसका क्या रोल था उसके बारे में बताते हैं कि वो एक क्राइम पार्टनर की तरह यहाँ पे काम किया करती थी। दुर्गावती जो थी वो बच्चों को सेफ फील कराती थी, घर में उन्हें चॉकलेट्स देना, मिठाइयाँ देना, लेकिन इस बीच में वो ये भी देखती थी कि कोई कहीं घर में आ ना जाए। कई दफ़ा देखा गया पड़ोसियों के द्वारा भी कि जब बच्चों को अंदर बुला लिया गया तो उसके बाद दुर्गावती गेट बंद कर देती थी, घर का दरवाज़ा लॉक कर देती थी,
पड़ोसियों के मूवमेंट पर नज़र रखा करती थी उस बीच में जब ये बच्चों के साथ में वो अपने उस रूम के अंदर रहता था, और साथ ही साथ इंश्योर करती थी कि कोई भी अचानक अंदर ना आ जाए। करीबन 8 सालों तक, 8 से 10 सालों का ये पूरा टाइम बताया जाता है जब तक ये लोग ये सारी चीज़ें इन बच्चों के साथ करते रहे। इस बीच में लाखों वीडियोस, सैकड़ों फ़ोटोज़, करीबन 674 फ़ोटोज़, 2 लाख से ज़्यादा वीडियोस थे जो कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, डार्क वेब के ऊपर, अलग अलग फोरम्स पर भारत से भेजे जाते रहे। और वो कौन भेज रहा था? यही बांदा के अंदर, ये चित्रकूट के अंदर रहने वाला राम भवन सिंह। ये डार्क वेब फोरम्स पर जो क्लाउड सर्वर्स थे उन पर वर्ल्ड वाइड इन सारे वीडियोस को सर्कुलेट कर रहा था, और जगह जहाँ जहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें की हैं वो उसमें चित्रकूट का नाम है, बांदा का नाम है, और हमीरपुर का भी नाम आता है कि हमीरपुर के भी ऐसे कई सारे ऐसे गरीब बच्चे थे, लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चे थे जिनको इसने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। इन सारे बच्चों की उम्र 5 साल से, सबसे छोटा बच्चा 5 साल और सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का था। महज 5 साल से 16 साल के बीच में ये सारे बच्चे हुआ करते थे। डार्क वेब पर ग्लोबली जो पीडोफाइल्स थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाले लोग थे बच्चों को, क्रिमिनल्स थे, उनकी मेलिंग लिस्ट में इसको ये हमेशा दिखता था। इनक्रिप्टेड चैट्स के ज़रिए उनको भेजता था। क्लाउड स्टोरेज की लिंक्स जो थी, ये सारे वीडियो एक क्लाउड स्टोरेज पर डालता था, उसकी लिंक शेयर करता था। तो ये सारी चीज़ें राम भवन सिंह करता रहा। इसके बदले में इसको खूब बहुत सारा जो पैसा था, गलत काली कमाई का, घिनौनी कमाई का पैसा, वो इसने कमाया है यहाँ पे। इन विक्टिम्स में कई सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्हें उन वॉयलेंट पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर सीरियस जेनेटिकल इंजरीज मिली। किस तरह की घिनौनी हरकत ये आदमी कर रहा था उन बच्चों के साथ में, और इन जेनेटिकल इंजरीज़ की वजह से उन्हें ट्रीट करने के लिए वो आज भी लंबी सर्जरीज जो हैं उसमें उन्हें जाना पड़ता है, लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्हें क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, जो उन्होंने इतने लंबे 8-10 सालों तक सहा है, उस स्ट्रेस की, उस प्रताड़ना की वजह से यहाँ पे उसके कारण उनका जो विजन था उसमें प्रॉब्लम आई है। स्क्विंट आई के जो सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर डेवलप हो चुके हैं, वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे मिले यहाँ पे, जितने भी विक्टिम्स थे, ज़्यादातर के अंदर पाया गया कि एंजाइटी, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, यहाँ तक कि एड्स के भी सिम्टम यहाँ देखे गए उन बच्चों में। साथ ही साथ जो सोशल विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो भी यहाँ उसके क्लिनिकल साइंस दिखते हैं। आज भी वो बच्चे जो हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो भी उनका चल रहा है। बहुत ही दर्दनाक बात है। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर इस अपराधी को, इस मॉन्स्टर को, इस तरह के जानवर को पकड़ा कैसे गया। तो ये साल आ चुका था 2019। इस समय पर जब ये बांदा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में राम भवन सिंह जब ये अपना एक घिनौना काम कर रहा था, इस बीच में भारत के अंदर भी ये देखा गया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, हमारी कई सारी क्राइम यूनिट्स ने, कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है वो भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ से या तो प्रोड्यूस हो रहा है, बन के बाहर निकल रहा है, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको इनटेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसके लिए CBI ने एक स्पेशलाइज सेंट्रल यूनिट, एक स्पेशलाइज यूनिट बनाई। इसका नाम था ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट, यानी कि OCSAE। ये जो यूनिट बनाई गई, इसका काम यही था कि पूरे देश भर में CSAM जो है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है, इसकी छानबीन की जाए, ऐसे केसेस जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये सारी चीज़ों के काम में CBI अपनी लगी हुई थी, ये जो OCSAE की टीम थी वो लगी हुई थी। लेकिन अगले ही साल 2020 में ग्लोबल डार्क वेब जो ट्रैफिक है उसमें कई सारे इंडियन ओरिजिन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के वीडियोस वो सामने आने लगते हैं। इसकी बड़ी खबर जो थी वो CBI को मिली इंटरपोल से। इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल की तरफ से ये जो खबर थी वो मिलती, और एक टिप के तौर पर ये खबर मिली और कहा गया इंटरपोल के ऑफिसर्स के द्वारा CBI को कि कुछ ऐसे वीडियोस जो हमने देखे, और ये कुछ वीडियोस हैं तो मतलब ये बड़ी मात्रा में हम इसकी गिनती आपको बता रहे हैं, लाखों में इसकी गिनती हो सकती है। इस तरह के वीडियोस दिख रहे हैं डार्क वेब के ऊपर, जो कि लगातार उनकी बिक्री हो रही है, सेल हो रही है यहाँ पर, और वो सेल वीडियो जो हैं उनमें भारतीय बच्चों को देखा जा सकता है। तो अब आप पता लगाइए, ये आपको एक टिप दी है कि आखिर भारत में ऐसा कौन है, कहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए 2020 में ही टिप मिली, और 2020 में ही OCSAE की इस यूनिट की एक 5 मेंबर की टीम बना दी जाती है सितंबर के महीने में। ये जो टीम थी, इसने इन वीडियोस का, इनको जो मटेरियल मिले थे उनका टेक्निकल सर्वेलेंस करना शुरू किया, उनकी टेक्निकल एनालिसिस करनी शुरू की, उनके मेटा डेटा को चेक किया गया, एम्बेडेड जियो लोकेशंस जो थी उन्हें चेक किया गया, उन्हें डिकोड किया गया। उसके बाद में
इस यूनिट को ये पता चला, उस 5 मेंबर की टीम को, कि ये जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर चित्रकूट की नज़र आ रही है। चित्रकूट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इन्हें यहाँ मिलना शुरू होते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी मिले थे, कुछ ऐसे पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड्स मिले, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जिसके साथ में एक फ़ोन नंबर भी इनको बरामद हुआ। उस फ़ोन नंबर के साथ में एक एड्रेस सामने दिखाई देता है इन्वेस्टिगेशन करने पर, और ये जो एड्रेस था वो बांदा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था, उसके आसपास का उससे लिंक जो था वो लग रहा था। ये जो नंबर यहाँ पे मिला था, इसकी जब तहकीकात की गई तो ये नंबर निकलता है राम भवन सिंह के नाम पर। पता लगाया गया कि आखिर ये जो राम भवन सिंह है वो कौन है, बांदा में चित्रकूट में आखिर इस तरह के कौन लोग हैं, क्या उनका ताल्लुक है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है। तो यहाँ पे जो सारी वीडियोस थी, इन सारी वीडियोस को देखा गया, इस राम भवन सिंह के बारे में सर्च किया गया। उन वीडियोस में कुछ ऑफिसर्स को एक और चीज़ सामने दिखी कि एक आदमी दिखता है जिसका आधा अधूरा चेहरा कभी ना कभी उस कैमरे के अंदर, उस वीडियो के अंदर दिखाई देता है। तो उस आधे अधूरे चेहरे को लेकर, राम भवन सिंह के नाम को लेकर, उसके बारे में छानबीन की गई, उसको लेकर सारी लोकल आईडीज़ को खंगाला गया ऑफिसर्स के द्वारा। सीबीआई के लोकल आईडीज़ देखी गई, उसमें कौन कौन लोग हैं, किस तरह के दिखते हैं। उस आधे अधूरे चेहरे से इसका चेहरा जो था मैच किया गया, फिजिकल सर्विलांस भी किया गया ऑफिसर्स की टीम को भेजने के बाद में, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ज़ीरो इन कर लिया था सीबीआई की टीम ने राम भवन सिंह को। जब सबूत पुख्ता होते गए, अक्टूबर के सेकेंड वीक में एक प्रॉपर टीम जो थी वो चित्रकूट पहुंच जाती है सीबीआई की। सिविल ड्रेस में ये जो टीम थी वो इसी एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट को देखते हुए एसडीएम कॉलोनी पहुंचती है। वहाँ पे एसडीएम कॉलोनी के बाहर राम भवन सिंह का जो घर था उसके बाहर, साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे उसकी साइट्स हुआ करती थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी था इरीगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में, उसकी साइट्स के पास भी ये जो सिविल ड्रेस में टीम थी वो वहाँ तैनात रहती थी, सर्विलांस कर रही थी। अब राम भवन सिंह का जो फ़ोन नंबर था उसका भी मूवमेंट उससे ट्रैक किया गया। इसका जो ड्राइवर था, जो उसकी बोलेरो गाड़ी चलाता था, उस ड्राइवर के रूटीन को, उस बोलेरो गाड़ी के रूटीन को चेक किया गया कि कहाँ कहाँ ये जाता है। और साथ ही साथ इस बीच में एक और बहुत बड़ी चीज़ की गई कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ कई सारी ऐसी थी उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट के अंदर, उनके मेंबर्स के साथ सीबीआई की टीम ने उन बच्चों से कांटेक्ट किया जो कि उस वीडियो में दिखा करते थे। उन सारी वीडियोस के अंदर धीरे धीरे करके बच्चे मिलते गए। उन वीडियोस के अंदर उन बच्चों जिनको देखा गया, उनके पेरेंट्स के साथ में एक सेफ जगह पर ले जाके उनसे स्टेटमेंट उनके लिए गए, उनसे पूछा गया इस पूरे केस के बारे में कि बेटा ये क्या है, किस तरह से, ये कौन है जिसने तुम्हारे ये सारे वीडियोस बनाए हैं। शुरुआत में टीम को लग रहा था कि करीबन ये 2-3 बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चों का, 4 बच्चों का केस होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे जो बच्चे सामने आते गए, इंटरव्यूज़ बढ़ते गए, जिस तरह के स्टेटमेंट मिलते गए सीबीआई की टीम को, करीबन कुछ ही हफ्तों के अंदर ये पता चल चुका था इस टीम को कि 2 लाख से ज़्यादा वीडियोस हैं, 674 इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, HD इमेजेस, और कम से कम 25 ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, और ये सारे के सारे 5 से 16 साल के बच्चे हैं। ये जो 25 का नंबर था ये बड़ा बाद में, और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स गई आगे, ये केस आगे चलता है, तो 33 लड़के थे, ये सारे के सारे लड़के थे, 33 लड़के थे जिनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था पिछले 10 सालों के अंदर, सिस्टमैटिकली अब्यूज़ किया गया। स्पाई कैमरा से उनके जो वीडियोस थे वो बेचे गए डार्क वेब पर, और ये सारा काम कर रहा था राम भवन सिंह। खैर, अब तक टीम के पास, सीबीआई की इस टीम के पास में एविडेंस जो थे वो कंसोलिडेट हो चुके थे, और इसके बाद में सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर किया जाता है और फाइनली वो दिन आता है 16 नवंबर 2020 का, जब एसडीएम कॉलोनी के उस घर पर, राम भवन सिंह के घर पर, सीबीआई की एक टीम रेड करती है। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राम भवन सिंह को कस्टडी में लिया, उसकी वाइफ को कस्टडी में लिया। उसके साथ ही यहाँ पे जब छानबीन की गई तो अधिकारी, जो ऑफिसर्स थे, वो भी सन्न रह गए। यहाँ पे 10 मोबाइल फ़ोन्स मिले, 2 लैपटॉप, 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कई सारी पेन ड्राइव्स थी। उनमें से एक पेन ड्राइव थी जिसमें 34 वीडियोज़ मिले। टोटल 2 लाख वीडियोज़ थे, वो हम आपको बता चुके थे। 47 देशों में ये जो पूरा मटेरियल था ये भेजा जा रहा था। इस तरह के वीडियोज़, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोज़ भेजे जा रहे थे। इसके अलावा कई सारे मेमोरी कार्ड्स मिले जिनमें से डेटा मिलता है, एक स्पाई कैमरा मिलता है, सेक्सुअल टॉयज़ जो थे वो यहाँ से बरामद होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मटेरियल से भरा हुआ कई सारे जो ड्राइव्स थी, डिजिटल डेटा था, वो यहाँ से बरामद होता है। और इसके अलावा 8,27,000 रुपये जो थे नगद कैश, वो भी इस घर से मिलता है। ये जो 10 मोबाइल फ़ोन्स थे, ये वही फ़ोन थे जो कि ये राम भवन सिंह उन बच्चों को दिया करता था गेम्स खेलने के लिए, टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए।
इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि सैलरी करीबन 60,000 रुपये प्रति महीना थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जो बोलेरो गाड़ी थी वो डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगा रखी थी, जिससे कि उसको महीने के और एक्स्ट्रा 22,000 रुपये, 20-22,000 रुपये के करीब मिलता था। और यही सारा वो पैसा था जिस इस इनकम का अपनी वो बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता था इन फ़ोन्स को ख़रीदने में, गैजेट्स को ख़रीदने में, गेमिंग कंसोल ख़रीदने में। साथ ही साथ ये जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव, इतने बड़े बड़े वीडियो, लार्ज फाइल्स वो शेयर करेगा डार्क वेब पर, दुनिया भर में 47 देशों में करीबन भेज रहा है, तो कैसे आखिर वो इन सब को करेगा। तो इसके लिए जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, बड़ा वाईफाई, प्रॉपर मॉडेम के साथ में सारी चीज़ें, हाई क्वालिटी इंटरनेट, इन सब में वो इस पूरे अपनी जो अर्निंग थी, उसको सैलरी थी, उसको खर्च किया करता था। इसी दिन, इसी रेड के बाद राम भवन सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। आईपीसी की धाराएं लगाई गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगाया गया, पॉक्सो एक्ट लगाया गया और इसी के तहत इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद में सीबीआई ने इस केस को प्रायोरिटी मोड पर रखा। प्रायोरिटी मैटर समझते हुए इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसको आगे बढ़ाया। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स जो थे वो देखे गए, ईमेल चैट्स जो थी वो सामने थी सबूतों के तौर पर। क्लाउड अकाउंट्स, डार्क वेब पर जो हैंडल्स थे वो सारी राम भवन सिंह के अब सीबीआई के पास में थे। सारी की सारी जो टेक्निकल ऑडिट था वो इस केस का किया जाता है और पता चलता है कि ये ना सिर्फ विदेशों में भेज रहा था, बल्कि भारत में भी इसके डार्क वेब पर कई सारे ऐसे लोग मिले जो कि इससे कनेक्टेड थे और कई लंबे समय से हाई क्वांटिटी जो CSAM है ये उसे क्रिएट कर रहा था और इन सारे लोगों को बेच रहा था। इस दौरान जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, डॉक्टर्स थे, काउंसलर्स थे, इन लोगों ने उन बच्चों को, जितने भी बच्चे यहाँ पे विक्टिम्स थे, वो 33 लड़के बच्चे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग स्टार्ट की। उनकी आइडेंटिटी सिक्योर रखते हुए काउंसलिंग स्टार्ट की गई, उनकी स्पेशल केयर करने के लिए जिम्मेदारी ली। महज 4 महीने के अंदर सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन डिटेल रिपोर्ट कंप्लीट की और उसके बाद फरवरी 2021 में बांदा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट सीबीआई ने अपनी फाइल कर दी। इस केस में राम भवन सिंह के साथ में दुर्गावती को भी को अक्यूज बनाया गया, क्योंकि वो भी यहाँ पे संलिप्त थी इस पूरे क्राइम के अंदर। ट्रायल के दौरान लगभग 74 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामाइन किया गया। डिफेंस काउंसिल जो थी, जो राम भवन सिंह के लॉयर्स थे, ऐसे लोगों को भी लॉयर्स मिल जाते हैं और ये खैर जो डिफेंस काउंसिल थी, राम भवन सिंह के लॉयर थे, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट उठाए और ये कहा कि डिजिटल लिंक्स जो हैं वो मैनिपुलेट किए गए हो सकते हैं। ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स थे। स्टेटमेंट जो थे वो बच्चों के प्रेशर में लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन था, उन्होंने ये कहा कि अपना जवाब देते हुए उन्होंने सारे सबूत पेश किए। उन्होंने मेटा डेटा के लॉग्स दिखाए, आईपी एड्रेस की मैपिंग दिखाई, किस तरह से उसके घर का आईपी एड्रेस निकलता है, ईमेल जो ट्रेल्स थी वो दिखाए, किस तरह से इसने ईमेल कितने सारे किए हैं, डार्क वेब के ट्रांजैक्शंस, जो पैसा इसके पास आया वो दिखाया राम भवन सिंह के पास, उसके घर से जो डिवाइसेस जो रिकवरी हुई वो सारी चीज़ें दिखाई। इसके अलावा जो विक्टिम्स के बच्चों के स्टेटमेंट थे वो भी यहाँ पे दिखाए गए। और फाइनली 2026 में, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे महज 3 महीने पहले का एक जो फाइनल जजमेंट सामने आया है। 20 फरवरी 2026 में बांदा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने अपना वो स्टेटमेंट सुनाया। उन्होंने वो जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैटेगरी में आता है। इसमें 10 साल से ज़्यादा समय तक बच्चों को, 33 माइनर लड़कों को सिस्टमैटिकली कमर्शियल और ब्रूटल उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता रहा है, जिसका रिफॉर्मेशन, इस केस में रिफॉर्मेशन की कोई भी गुंजाइश कोर्ट को नज़र नहीं आती है। और इसी के तहत अदालत ने राम भवन सिंह और उसकी वाइफ दुर्गावती को मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी यहाँ पे सुनाई। साथ ही साथ ये डायरेक्शन दिया कि हर एक जो लीगली आइडेंटिफाइड विक्टिम है उनके परिवार को स्टेट 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे, कंपनसेशन दे। जो भी 8,27,000 रुपये इसके घर से मिला है उस चीज़ में, उसे भी प्रॉपरली विक्टिम्स के बीच में बांटा जाए। चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट से, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उन्हें मैंडेट दिया गया कोर्ट के द्वारा कि बच्चों का जो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है उसमें आपको मदद करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, एजुकेशन के लिए उन्हें उनके एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाइए। क्योंकि अब ये बच्चे जो हैं वो, हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और आप सोचिए कि उसमें जिस बच्चे के बारे में बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आज करीबन 2020 से आज 6 साल निकल चुके हैं, 2026, वो बच्चा हंसना भूल गया है, वो मुस्कुरा नहीं पाता है। और ये बहुत घिनौना केस रहा है अब तक का। हमने कई सारे केसेस किए हैं, लेकिन इस केस के बारे में रिसर्च करते वक्त, इस केस के बारे में पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग जो था वो उलझन में था कि आखिर ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है।
तो खैर यहाँ पे कोर्ट ने बाकायदा एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाने के लिए भी मैंडेट दिया अपना। जजमेंट में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व भी किया कि ऐसे ऑपरेशंस जो हैं, ये जो ऐसी क्राइम है, ये ना सिर्फ इंडिविजुअल विक्टिम को नहीं, ये पूरे समाज को, उसके मोरल फैब्रिक को हिलाकर रख देते हैं। इसलिए मैक्सिमम डिटरेंट पनिशमेंट इस केस में ज़रूरी है ताकि एक क्लियर मैसेज मिल सके चाइल्ड एब्यूज़ करने वाले, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ करने वाले उन लोगों को, और ख़ासकर उन लोगों को जो कि अब इसको एक धंधा बना चुके हैं, उसको ऑर्गेनाइज कमर्शियल क्रॉस बॉर्डर डिजिटल नेटवर्क अपना चला रहे हैं यहाँ पे, डार्क वेब के ज़रिए, चाहे किसी और पॉर्न साइट के ज़रिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद होनी चाहिए। तो ये एक क्लियर मैसेज जाए कि भारत में ये सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आज का केस, बांदा हॉरर केस जिसको कहा जाता है, भारत का एप्स्टीन फाइल केस भी कहा जाता है। आपकी क्या राय है, क्या व्यू पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, दीजिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।